अब हम खंड ब के क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भाग हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर का एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा का मान निकालना है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है घन के लिए, घन के लिए तो घन का आयतन, घन के आयतन को शो करते हैं v से, तो v बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भुजा निकालनी है। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन ए क्यूब बराबर 1331। घन का आयतन होता है तो 1331 11 का क्यूब होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसे 11 का क्यूब लिख देंगे। 3 पावर से 3 पावर कट गई, तो ए बराबर 11, ए बराबर 11। यह घन की भुजा होगी। घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर 11। दैट्स यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के खा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का खा, यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 का खा है, जो कि 2 नंबर के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का खा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस की p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, तो ये जो 2 दे रखा है मूल, वो x का मान दे रखा है, x बराबर 2, तो p का मान निकालना है। तो जहाँ सवाल में x है, उस x की जगह 2 रख सकते हैं। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह 2 माइनस p बराबर 0, 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6 माइनस p बराबर 0, 6 और 4 10 माइनस p बराबर 0। 10 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो p बराबर 10। दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के ग को सॉल्व करेंगे। तो 20 का क्या क्या है कि कॉस थीटा बराबर 15/17, 15/17, और मान निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इस सवाल में कर्ण आधार बराबर 15 और कर्ण बराबर 17। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। तो लंब का मान निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 17, 17 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू निकालनी है, आधार का मान 15, 15 का स्क्वायर, 17 का वर्ग 289, लंब स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग 225, 225 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के बराबर लंब स्क्वायर। 289 में से 225 घटाने, 9 में से 5 के 4, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 2 में से 2 जाएंगे 0, इधर वर्ग है तो अंडरूट लग जाएगा। तो L बराबर अंडरूट में 64, 64 जो मान होता है वो 8 का वर्ग होता है। तो लंब बराबर 8। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और थीटा का
साइन थीटा बराबर लंब का मान 8, कर्ण की वैल्यू 17, तो साइन थीटा का मान यही होगा। दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के घ को हल करेंगे। तो सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का घ, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये नंबर 2 का है। ये वर्ग अंतराल दिए रखे हैं, ये बारंबारता। तो अब सवाल को पहले हम लिखते हैं, तब उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का घ, तब यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता को f कहते हैं। यहाँ x लिखा जाता है और यहाँ f इंटू एक्स। वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल हमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 8 से 10। और बारंबारता दे रखी है हमें 1 2 6, 1 2 6 8 3। तो सबसे पहले हम x निकालते हैं। तो x कैसे निकालते हैं? 0 में 2 ऐड करेंगे तो 0 और 2 2, 2 से भाग करते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2, और 2 का 2 भाग करेंगे 1। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग करेंगे 3। 6 और 4 10, 10 में भाग करेंगे तो 5। 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग करेंगे 7। 10 और 8 18, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9। अब f इंटू एक्स निकालते हैं। f इंटू एक्स क्या होता है कि f और x का गुणा करते हैं। तो एक एकन 1, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 8 7 56, 9 ती 27। अब एक लास्ट में डिब्बा और बढ़ाते हैं, उसमें लिखा जाता है योग। इसे बोलते हैं सिग्मा f। तो इसे ऐड करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। यहाँ लिखेंगे 20। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ते हैं। तो आइए अब आप इनको जोड़ते हैं। 27 और 56 को जोड़ेंगे, 27 और 56 को जोड़ेंगे। तो ऐड करते हैं। 27 और 56 83, 83 और 30 113, 113 और 6 119, 19 और 1 120, 120 जोड़कर हो गए। अब सब माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान निकला 120 और सिग्मा एफ का मान 20। 0 से 0 और 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार। तो इस सवाल का यही आंसर होगा, माध्य बराबर 6। दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के बिंदी बनिया वाला सवाल सॉल्व करेंगे, इस वाले को। तो बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, इसमें मिड पॉइंट निकालने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिंदी बनिया। तो दो बिंदु दे रखे हैं, तो एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं। 5, 4 वाले को ये बिंदु बी मान लिया। अब इस सवाल में हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो इसे x1 कहते हैं, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 4। अब मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं। तो
x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे में 2, x1 का मान -3 और x2 का मान 5 बट्टे में 2, y बराबर y1 का मान 10, y2 का मान 4, तो 10 प्लस 4 बट्टे में 2, 5 में से 3 जाएंगे तो 2/2, y बराबर 10 और 4 14 बट्टे 2, 2 से 2 एक बार और 2 से 14 7 बार। तो इस सवाल के यही आंसर होंगे। दैट्स आंसर। तो इस सवाल का x का मान 1 और y बराबर 7, तो लास्ट में लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 1,7 होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के च को हल करेंगे। यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी दे रखी है 13 मात्रक, तो x का मान निकालना है इसमें। ये भी 2 नंबर का है, तो आइए हल कर। क्वेश्चन नंबर 20 का च, तो एक बिंदु दे रखा है -1, -3, इसको a मानते हैं, और दूसरे पॉइंट को b, x, 9, और इनके बीच की दूरी दे रखी है 13। x का मान निकालना है, तो ये x1 का मान होता है और ये y1 का, और ये x2 का, और ये y2 का, और ये d का मान होता है। तो x1 बराबर -1, y1 बराबर -3, और ये x2 बराबर x, y2 बराबर 9, और d बराबर दे रखा हमें 13। अब बीच की दूरी का सूत्र, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट में x2 का मान x और x1 का मान -1, तो x2 का मान 1 x रख दिया, यहाँ चिन्ह आता माइनस का, x1 का मान -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो x1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, और d की मान दे रखा है हमें 13, तो 13 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, 13 बराबर अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 12 का वर्ग 144। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं अंडर रूट को हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169, इधर से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 144, 144 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 144 माइनस के x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 169 में से 144 को घटाते हैं तो 25 बचते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सवाल को इधर देखते हैं हम, तो इधर वर्ग लग रहा है, इधर से वर्ग घटाएंगे तो 25 पे अंडर रूट, तो x प्लस 1 बराबर अंडर रूट में 25, 25 बाहर निकलते हैं प्लस माइनस के 5 बार, एक बार प्लस लेने पर, तो x प्लस 1 बराबर 5,
तो एक उधर जाएगा तो माइनस का, 5 में से एक जाएगा तो 4। नेक्स्ट, एक बार माइनस लेने पर तो x+1 बराबर एक बार माइनस के 5 लेंगे तो एक उधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस के 5 मिलकर माइनस के 6। तो x के दो मान होंगे, एक x बराबर माइनस के 6 और एक x बराबर 4। यही आंसर होंगे। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें कोई 5 सवालों को हल करने होंगे, जिसमें 6 सवाल होंगे और केवल 5 सवाल हल करते हैं, पर हम 6 के 6 करेंगे, तुम केवल 5 सवाल हल करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का काम, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई ऐसी दो विषम संख्याएं बतानी है जिनके वर्गों का योग फल 200। तब हम क्वेश्चन नंबर 22 के क को हल करते हैं। 22 का क, दो ऐसे क्रमागत विषम, तो पहले विषम संख्या x होती है और दूसरी होती है x+2। एक विषम संख्या होती है x और दूसरी होती है x+2। तो माना पहला विषम पूर्णांक बराबर x और दूसरा विषम पूर्णांक बराबर x+2। फिर कह रहा सवाल कि जिनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग 290 है। इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 290। इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। x² अपनी जगह। अब इसे x+2 का होल स्क्वायर बोलेंगे। इसे पहली संख्या बोलते हैं, इसे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 2 लिखकर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 290। x² मिलके 2x², 2 दूनी 4x। अब इसे लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, 290 बराबर में 2 प्लस के 290 के पास में जाएंगे तो माइनस के बराबर 290 -4। तो 2x² प्लस 4x, 10 में से 4 जाएंगे 6, 11 जाएंगे 8, तो 286। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x², यहाँ 2x बराबर 286। 2 से 286 कट जाएंगे तो x² प्लस 2x, 2 से 286 कट जाएंगे, 2 एकन 2, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। x² प्लस 2x, 143 इधर आएंगे तो माइनस के बराबर में 0। गुणा करें तो 143 और घटाएं तो 2। गुणा करें तो 143, गुणा करने पर 143 और घटाने पर 2। तो संख्या होती है 13 और 11। तो x² प्लस 13 माइनस 11 माइनस 143 बराबर 0। x² प्लस 13 गुणा x में करेंगे तो 13x, 11 गुणा x में करेंगे 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x+13। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे माइनस के तो ये x प्लस की हो जाएगी और ये भी प्लस की हो जाएगा। 11 का भाग 143 में देंगे तो 11 एकन 11 और 11 × 33 बराबर 0।
दोनों संख्या में दोनों ब्रैकेटों में थे, एक ब्रैकेट लिखते हैं x+13 और x-11 बराबर 0। 13 उधर जाएंगे तो माइनस के, ये मान्य नहीं होते। 11 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस की। तो एक पूर्णांक तो हो गया x। दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए दूसरा पूर्णांक बराबर x+2। तो x का मान 11 + 2, 11 और 2 13। तो पहला पूर्णांक 11 और दूसरा पूर्णांक 13। दैट्स सही आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के ग को हल करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि चित्र में यदि LM समांतर है BC के या CB के, LM समांतर है BC के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है कि AM/BM और AN/DN। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 के ग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ग को, तो सवाल में सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया क्या है वो देखते हैं कि LM समांतर है BC के, LM समांतर है BC के और LN समांतर है CD के, और सिद्ध करना है वो लिखते हैं। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AM/BM और AN/DN। तो आगे देखते हैं अब सवाल को। तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें दो त्रिभुज छांटते हैं सबसे पहले। एक तो त्रिभुज लेते हैं हम ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें LM समांतर है BC के, तो त्रिभुज ABC में और LM समांतर है BC के। यदि LM समांतर BC की होती है, LM समांतर BC की होती है, तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर LM समांतर होती है BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AM/BM लिखते हैं 6.1 प्रमेय से। 6.1 प्रमेय, 6.1 प्रमेय क्या है कि LM समांतर BC की है, तो AM/BM लिखते हैं। AM/BM बराबर और AL/LC, AL/LC, AL/LC। फिर एक त्रिभुज लेते हैं इसमें, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालते हैं। ACD में LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, तो क्या करते हैं कि AN/DN वो भी थेल्स प्रमेय से, AN/DN बराबर AL/LC। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की RHS बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो ये इसके बराबर होगा AM/BM बराबर AN/DN, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम, AM/BM और AN/DN, यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के ग को देखेंगे। 22 के घ को, तो 22 का घ क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य के, यानी इसके गुणनखंड करने और इसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है, जो कि 4 नंबर का है। तो अब सवाल को हम हल कर, क्वेश्चन नंबर 20 का घ।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने। पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणा करें तो 10, जोड़ें तो 7, गुणा करें तो 10 और जोड़ें तो 7, तो 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 इंटू में x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा एक्स में करेंगे तो 5x, 2 गुणा एक्स में करेंगे तो 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 का भाग 10 में 5 पर बराबर, दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिखते हैं x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर में 0। अब 5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। अब आगे देखते हैं सवाल को। अब संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करते हैं? जो एक मान x का होता है, जो x का एक मान होता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं और x के दूसरे मान को हम बीटा कहते हैं। तो ये अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो सत्यता की जांच के लिए अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a लगाते हैं। तो अल्फ़ा का मान -5, बीटा का मान -2 और b का मान यहाँ से देखते हैं। तो b बराबर 7, b बराबर 7 और a बराबर 1, b बराबर a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। तो b बराबर -7, a बराबर 1, 5 और 2 -7, दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c का मान 10 और a का मान 1। अल्फ़ा बराबर रखते हैं -5, बीटा बराबर -2। 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए, तभी सत्यता की जांच मानी जाती है। तो नेक्स्ट सवाल को हल कर। अब क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। तो बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम पहले एक बार हल कर चुके हैं, बस संख्या बदली हुई है। क्वेश्चन नंबर ये कराया था, ये सारणी का माध्य। तो आप इस सवाल को स्वतः हल करेंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताएं, फिर मैं इसे हल करके वीडियो द्वारा डाल दूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंद हैं। इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात करनी है, नीली गेंद की संख्या ज्ञात करनी है। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। तो नीली गेंदों की संख्या मान लेते हैं हम x, माना नीली गेंद की संख्या बराबर x, नीली गेंद की संख्या बराबर x। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की कितनी है? दोगुनी। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंद की संख्या तो 5 लाल गेंद और x नीली गेंद। जैसे मान लो
नीली गेंद की संख्या 10 है, तब लाल गेंद मिलकर 10 और 5 मिलकर कितनी हो जाएंगी 15। तब x का मान तो हमें पता नहीं है, तो x+15, वो x+5, सॉरी x+5। तो लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या चाहो तो आप उसे ऊपर भी लिख सकते हैं कि लाल गेंद बराबर 5 और थैले में कुल गेंद x+5। तो सबसे पहले हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता, तो नीचे लिखी जाती है टोटल गेंद है, तो टोटल गेंद है x+5 और लाल गेंद कितनी है 5। ठीक है, ये होगी लाल गेंद की प्रायिकता। अब निकालेंगे नीली गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद की प्रायिकता बराबर, तो सबसे पहले नीचे लिखते हैं टोटल गेंद, तो टोटल गेंद है हमारे पास x+5 और ऊपर नीली गेंद की संख्या, तो नीली गेंद है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल कह रहा था कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, यानी नीली गेंद के निकालने की जो प्रायिकता है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है, नीली गेंद की प्रायिकता की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 2 गुणा लाल गेंद की। ओके, प्रायिकता यहाँ देख लेना। तो नीली गेंद की प्रायिकता है x/x+5 बराबर 2 गुणा, क्योंकि दोगुनी सवाल में कह रहा है लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता 5/x+5। x+5 से x+5 क्या कट गया, तो x बराबर, तो 5 दूनी 10, तो नीली गेंद की संख्या 10 होगी। नीली गेंद 10 है, नीली गेंद। अब क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वर्ग की भुजा मानते हैं x और दूसरे की मानते हैं y। ठीक है, फिर उसके बाद मानेंगे इसमें पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप मानते हैं हम 4x, फिर दूसरे का मानेंगे इसमें 4y। तो आइए हम इस सवाल को समझाते हैं किस प्रकार। हम क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो मानते हम दोनों वर्गों की भुजाएं, तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर मानते हैं x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा उसे मानते हैं y मीटर। अब सवाल यूँ कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 157, तो पहले हम इनके परिमापों का योगफल निकालते हैं। तो पहले परिमाप निकालते हैं, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू भुजा। तो भुजा है हमारी पहले की x, तो पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप उसे मानेंगे हम 4y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सवाल कह रहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, यानी इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल यानी इनके क्षेत्रफल हो गए। ठीक है, वो दे रखा है 157। इक्वेशन नंबर डाल देते हैं इसे फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और क्वेश्चन नंबर 23 की दूसरी शर्त थी कि परमापों का योगफल यानी परमापों का योगफल 4x प्लस 4y बराबर दे रखा है तुम्हारा 68। तो इसमें से पहले तो 4 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 68। 4 से 68 कट जाएंगे तुम्हारे, 4 एकन 4, एक बार यहाँ बच जाएंगे 2, 4 सत्ते 28। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक काम करते हैं, y का मान निकालते हैं यहाँ से। तो x प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की, 17 माइनस x। चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर थर्ड भी डाल सकते हैं या सेकंड भी डाल सकते हैं। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। अब इस y के मान को, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट को उतारेंगे। अब तो समीकरण फर्स्ट दे रखा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। वाई का मान 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 157। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। 17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या पर माइनस लगा के 2 लिखकर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में 157। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, जी एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 17 का वर्ग 289, 17 दूनी 34 एक्स बराबर 157। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस के 34 एक्स, अब प्लस के 289 माइनस 157 इधर आएंगे तो बराबर में रह जाएगा 0। 2x स्क्वायर अपनी जगह माइनस 34 अपनी जगह, 289 में से 157 को घटाएंगे तो प्लस के 9 में 7 जाएंगे तो 2, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 132 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 34 एक्स में से 2 कॉमन जाएंगे तो 17 एक्स, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 बराबर में 0। अब 2 पहुँचेगा 0 में क्योंकि 2 गुणा में और इधर जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 66 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम। गुणनखंड क्या है कि गुणा करें तो 66, गुणा करें तो 66 और जोड़ें तो 17, तो 11 छक्के 66, 11 और 6 और यहाँ x प्लस 66 बराबर में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 6x प्लस 66 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11, 6 कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो गया तुम्हारा माइनस हो जाएगा, 6 का 66 में 11 बार भाग जाएगा बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक लिखते हैं, x माइनस 11 और x माइनस 6 बराबर में 0। 11 उधर जाएगा तो प्लस का और x उधर जाएगा तो प्लस का, तो x के 2 मान निकले हैं, x बराबर 11 और x बराबर 6। अब x के मानों को समीकरण या तो सेकंड में रख दो या थर्ड में, तो हम थर्ड में रखेंगे जिससे y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से उठाकर अब यहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड को उतारेंगे यहाँ पर y बराबर 17 माइनस के x, तो y की एक वैल्यू तो निकली है पहले 11, जिससे हमारा y का मान निकलेगा 17 में से 11 जाएंगे तो 6, y का एक मान निकल आया 6। ठीक है, और अब एक बार x का मान यहाँ पे हम 6 रखते हैं, तो 17 माइनस के 6, तो y बराबर आएगा हमारा 11। जब x का मान 11 होगा तब y का मान 6, जब x का मान 6 होगा तो y का मान 11। तो वर्ग की भुजाएं 11 और 6 या 6 और 11 होंगी, दैट्स यही आंसर होंगे।
अब हम इस क्वेश्चन को अथवा वाले को देखते हैं कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब होता है कि एक नाव पानी बिल्कुल रेस्ट में है, तब वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चली जाती है और वह 24 किलोमीटर, अब आगे वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, यानी कि पानी इधर जा रहा हो और नाव लौट के इधर आ रही हो, ठीक है, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, यानी कि इधर जाती है और वापस लौट के आती है, ठीक है, तो उसे 1 घंटा अधिक लग जाता है। जैसे वो पहले 5 घंटे में इधर से गई तो लौटने में उसे कितने घंटा लग गया, 6 घंटा। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, धारा की चाल। तो धारा की चाल को सबसे पहले हम x मानेंगे, फिर धारा की दिशा में चाल निकालेंगे, फिर धारा की विपरीत दिशा में चाल लगाएंगे, तब उसके बाद सवाल को हल करें। तो सबसे पहले हम धारा की चाल मानेंगे। तो माना धारा की यानी पानी की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। तो नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर। जब वो धारा के विरुद्ध जाती है तो उसे माइनस करते हैं, जब धारा की दिशा में जाती है तो उसे प्लस करते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब यानी कि एक तरह से पानी इधर चल रहा है और नाव भी इधर ही चल रही है, तब इसकी स्पीड प्लस हो जाती है, यानी कि 18 + x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, दिशा में नाव की चाल, तो उसे मानेंगे हम 18 - x किलोमीटर प्रति आवर। और दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर जा रही है और 24 किलोमीटर वापस आ रही है, ठीक है। और उसे 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, 1 घंटा अधिक समय ले रही है, और समय दे रखा है हमें 1 घंटा, समय बराबर 1 घंटा। फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय दे रखा है हमें 1 घंटा। तो सवाल कह रहा था कि धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा में, तो धारा के विरुद्ध यानी 18 - x, तो 24 तो जाने में, तो 24 किलोमीटर तो नाव गई थी, यानी धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर वापस लौट के आई, वो धारा के दिशा में, तो 18 + x। जब 1 घंटा अधिक समय अधिक लेती है तब माइनस करते हैं। तो अब इसे हल करते हैं। 24 यहाँ से कॉमन लेंगे, 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/18 - x, यहाँ 1/18 + x बराबर में 1। अब यहाँ पर भिन्न को हल करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो प्लस वाली संख्या को हटा दो, माइनस वाली संख्या पर वर्ग लगा देते हैं। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 18 + x, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, एक का गुणा x में करेंगे तो x प्लस की 18 से 18 कट गए, 24 अपनी जगह, x और x मिलकर 2x अपॉन 18 का स्क्वायर माइनस x² बराबर 1। अब 24 दूनी 48x, 18 का वर्ग 324
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। बट्टे में 1 मानकर कैंची से गुणा। 1 का गुणा करूँगा 48 में तो 48x, 1 गुणा 324 में 324, 1 गुणा एक्स स्क्वायर में करूँगा तो एक्स स्क्वायर इधर आएंगे तो प्लस के प्लस 48x, 324 इधर आएंगे तो माइनस के बराबर में 0। अब इनके फैक्टर करेंगे तो गुणा करें तो 324 और घटाएं तो 48, तो इसके फैक्टर होते हैं 54 और 6। 54 और 6 गुणा करने पर 324 आएंगे और घटाने पर 48, तो 54 और 6 माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 54 का गुणा एक्स में करेंगे तो 54x, 6 गुणा एक्स में करेंगे तो 6x माइनस 324 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 54, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस की, और 6 का भाग 324 में करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चौका 24 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक लिखते हैं और x माइनस 6 बराबर 0। 54 उधर जाएंगे तो माइनस के, चाल कभी माइनस की नहीं होती है, 54 मान्य नहीं होंगे। 6 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई। तो अब इस सवाल का हम चित्र बनाते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो ये हो गया तुम्हारा ये कोई पेडेस्टल है, ये वाला तुम्हारा कोई पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल के ऊपर कोई 1.6 मीटर ऊंची ये 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति भूमि के बिंदु से तो भूमि का बिंदु ये हो गया, ये भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर है जिसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से यानी इस वाले बिंदु से, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर है जिसका कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी यानी ये वाला भाग निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई। एक बार फिर समझते हैं। एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो ये पेडेस्टल नाम देते हैं पहले ABCD। तो BC तुम्हारा पेडेस्टल है, BC तुम्हारा पेडेस्टल, इसके ऊपर AB 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है जो AB है, और भूमि पर जो बिंदु है वो तुम्हारा D है। भूमि पर बिंदु D, पहले किसी ने भूमि के बिंदु D से मूर्ति के शिखर को देखा है 60 डिग्री से, फिर उसी बिंदु D से पेडेस्टल के शिखर को देखा है B को, तब एंगल बताया 45, तो जो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम CD बराबर मानेंगे x, तो माना CD बराबर x, और BC को मैंने माना है h, ठीक है। अब ये टोटल जो हाइट होगी BC और AB को मिलकर वो h प्लस 1.6 होगी। BC और AB को मिलाकर AC की जो टोटल हाइट होगी वो h प्लस 1.6, तो AC बराबर 1.6।
ये सब मीटर में होती है। ठीक है, अब हमें जो दिया उसे लिखते हैं। दिया है, तो दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर एच प्लस या 1.6, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और ए बी बराबर 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल लेंगे ए सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा का मान 60, लंब का मान AC, आधार का मान CD। tan 60 का मान होता है √3। AC बराबर AC का मान 1.6 प्लस H, CD का मान X अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.6 प्लस H बराबर √ में 3X। इक्वेशन नंबर डाल देते थे फर्स्ट। अब त्रिभुज BCD में लेते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा का मान 45 डिग्री, लंब का मान BC, आधार CD। tan 45 का मान होता है 1, BC बराबर H, CD बराबर X अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो X बराबर H। अब X के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। X का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 1.6 प्लस H बराबर √3X, X से हटा दो, X की जगह H। अब H प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की, तो √3H माइनस H। H लेते हैं इधर से कॉमन, तो H कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 और यहाँ माइनस का 1 बराबर 1.6। अब √3 माइनस 1 गुणा में उधर जाएगा भाग में, √3 माइनस 1। अब कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। कॉन्जुगेट का गुणा क्या होता है कि जब संख्या माइनस की होती है तब गुणा प्लस से करते हैं, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो H बराबर, तो 1.6 √3 प्लस 1। ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की, माइनस वाली संख्या वर्ग लगा देते हैं तो प्लस की संख्या हट जाती है। तो H बराबर 1.6 √3 प्लस 1, √3 का वर्ग होता है 3, 1 का वर्ग होता है 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 से कट जाएगा ये 0.8 बार, तो 0.8 √3 प्लस 1। पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 होगी।